जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है गरुड़ ऑनलाइन पे। मैं जावेद आपके समक्ष पेश हुआ हूँ कोशिका का पार्ट 2 लेके। फर्स्ट पार्ट में हमने कोशिका के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे, उनके बारे में, कोशिका के बारे में जानने की कोशिश करी थी और आज उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। बहुत ही रोमांचक ये सेशन होने वाला है अपना और ये इसका पार्ट 2 है और आज हम कोशिका का पूरा चूरमा करके इधर से हटेंगे। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाले जितने भी मैं महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आऊँगा तो आप सबके पास में सब वो टॉपिक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। करते हैं शुरुआत। और ये कोशिका का पार्ट 2 और जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार। कहाँ बोला है इसने? कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित और झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का जाल जो होता है वो क्या कहलाता है? देखिए, बहुत ही गुड क्वेश्चन पूछा हुआ है। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन ना पूछ के उसने बहुत ही कंफ्यूज करके घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को पूछा है। जैसे ये अपनी है कोशिका और कोशिका का जो ये सेंटर, मैंने बोला था आपको कि ये केंद्रक होता है और इसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस भी बोलते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल भरा हुआ होता है। ठीक है, ये यहाँ पे इस न्यूक्लिक अम्ल में आपके आरएनए हो जाएगा एंड डीएनए हो जाएगा। ठीक है, अब इसने बोला है कि जो कोशिका द्रव्य में उपस्थित, तो कोशिका द्रव्य कहाँ होता है? आप सभी को पता है कोशिका द्रव्य है वो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में होता है। ये यहाँ पे होता है, यहाँ पर भी होता है ये। ठीक है, अब उसमें उपस्थित महीन और शाखित झिल्लीदार, मतलब जो ये यहाँ पे है, ये कोशिका द्रव्य में जो ये शाखाएं से होके शाखाओं टाइप का जो हो रहा है, शाखित बोल सकते हो, झिल्लीदार बोल सकते हो, और अनियमित झिल्लिकाएं हैं, देख पा रहे होंगे आप, अनियमित झिल्लिकाएं हैं। और इस अनियमित झिल्लिकाओं को क्या बोलते हैं? तो इन अनियमित झिल्लिकाओं को अपन बोलेंगे अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या बोलते हैं इसको? अंतःप्रद्रवी जालिका। और इसकी एक खास बात बताना चाह रहा हूँ कि जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, ये यहाँ पे जो केंद्र के नज़दीक वाला एरिया है। और एक बात करूँ मैं अपने कोशिका झिल्ली के नज़दीक वाला एरिया, तो जो ये केंद्र के नज़दीक वाला एरिया होता है वो बोल सकते हो कि स्मूथ होता है या चिकनी सतह होती है। कैसी होती है? चिकनी सतह होती है। और जो ये कोशिका झिल्ली के पास वाला जो एरिया है वो होता है आपके कैसा? रफ सरफेस। कैसा होता है? रफ सरफेस होता है या खुरदरा सरफेस हो सकता है। ठीक है, तो इस अंतःप्रद्रवी जालिका के अंतर्गत जो है वो आपके राइबोसोम बनते हैं। क्या बनते हैं? आपके राइबोसोम का निर्माण होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप जिसने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे। किसका बोला है? यदि माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को, जिसका ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक अन्य नाम होता है सूत्रकणिका। क्या बोलते हैं इसको? सूत्रकणिका। अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होता है? कौन सा कार्य नहीं होगा? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे ये एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंपल सा, कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? क्या बोल रहा है ये? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे, माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में जो ये भोजन का ऑक्सीकरण होता है वो होना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण होना बंद हो जाएगा। आप सभी को पता है कि ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो किसका होता है? ग्लूकोज का होता है। क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6। ठीक है, अब हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास के साथ में जो ऑक्सीजन जाती है वो ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ती है और ग्लूकोज को तोड़ने के बाद में क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और बनाती है क्या? ऊर्जा बनाती है। क्या बनाती है? ऊर्जा बनाती है। और ये जो ऊर्जा अपने शरीर के अंतर्गत बनती है वो ये ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है। किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में। अच्छा, आप सभी को पता है कि इस एटीपी का पूरा नाम भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा हुआ, तो जो एटीपी का पूरा नाम है वो आपके हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। और ये जो ऊर्जा बनी है ये ऊर्जा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी ये जो आकृति होती है लगभग ऐसी उंगलीनुमा आकृति, किसकी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की होती है, उंगलीनुमा संरचना। और ये जो यहाँ पे बीच वाले पार्ट में आप देख रहे हो उंगलियों के बीच में, यहाँ पे ये ऊर्जा जाके स्टोर होती है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में, उंगलीनुमा संरचना के बीच में।
अच्छा, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शक्तिगृह बोलो, पावर हाउस बोलो, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर दे तो कोशिका में जो है भोजन का ऑक्सीकरण होना बंद हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक शानदार सा क्वेश्चन आपके लिए कि निम्न में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? क्या बोला है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ठीक है। तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है वो कौन सी होती है? आपके तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका को अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो क्या हो जाएगा? नर्वस सिस्टम। अच्छा, इस नर्वस सिस्टम का कार्य क्या होता है? नर्वस सिस्टम का कार्य होता है कि अपने पूरे शरीर में जो भी कार्य होते हैं या फिर जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है? इस नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। और इस नर्वस सिस्टम में असंख्य क्या पाए जाते हैं? न्यूरॉन पाए जाते हैं। तो जो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई अगर मैं बोलूं तो वो कौन सा हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर मैं बोलूं कि मस्तिष्क में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? मस्तिष्क में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? आपके सोडियम हो जाएगा। और सोडियम का जो प्रतीक है वो क्या होता है? Na होता है। अच्छा, पूरे जीवन में अपन मस्तिष्क का कितना प्रतिशत यूज करते हैं? तो पूरे जीवन में मस्तिष्क का सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5% यूज करते हैं। सिर्फ इतना? जी हाँ, सिर्फ 2 से 2.5%। अच्छा, इससे ज़्यादा यूज में कर लिया तो क्या होगा? अगर 3% से ज़्यादा यूज में ले लिया, अगर 3% से ज़्यादा यूज में ले लिया तो एक अल्जाइमर नाम का रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? अल्जाइमर रोग। क्या करें नहीं कि घणो बड़न बहुत हो पागल, तो पागल हो जाता है, मतलब वो कौन सा रोग हो जाता है? उसको अल्जाइमर रोग हो गया। कौन सा हो गया? अल्जाइमर रोग हो गया, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो गई? आपके तंत्रिका कोशिका हो गई। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि एक कोशिका के केंद्रक में, केंद्रक की बात करिए, कोशिका का केंद्रक, ये आपकी कोशिका, इसका ये क्या हो गया? केंद्रक। अच्छा, केंद्रक का अन्य नाम क्या होता है? तो केंद्रक का जो अन्य नाम है वो आपके क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अच्छा, क्या होता है केंद्रक के अंदर? तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? आपके न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपके इसके अंतर्गत? न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, और मैं आगे बात करूं, इस न्यूक्लिक अम्ल में क्या पाया जाता है? तो आप यहां देखेंगे न्यूक्लिक अम्ल में आपके आरएनए और डीएनए पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? आरएनए और डीएनए। अच्छा, इस आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। सभी को पता है, मुझे पता है कि आरएनए का पूरा नाम आप सबको पता है, लेकिन अगर बोल दे कि आरएनए का जो मॉडल है वो किसने दिया था, तो जो आरएनए का मॉडल है वो आपके दिया था फ्रेडरिक मिश्र ने। किसने दिया था? फ्रेडरिक मिश्र ने। और डीएनए का तो आप सभी को पता है, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। आरएनए की एक कुंडलित संरचना होती है और डीएनए की द्विकुंडलित संरचना होती है। आते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्या बोला है? एक कोशिका के केंद्रक में, ये कोशिका का केंद्रक अपन ने बना लिया, और इस केंद्रक में कौन सा द्रव भरा हुआ होता है? कौन सा द्रव भरा हुआ रहता है? तो इसको अभी बोला था अपन ने, क्या भरा हुआ रहता है? न्यूक्लिक अम्ल, या फिर इसको बोल सकते हैं क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या हो जाएगा आपके इसका? न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, केंद्रक के जो ये जस्ट नीचे अगर मैं बात करूं, ये यहाँ पे, ये क्या होता है? तो ये यहाँ पे अभी जो बात की थी अपन ने, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अच्छा, इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो आकृति है कैसी होती है? उंगली नुमा। माइटोकॉन्ड्रिया का एक अन्य नाम भी होता है। क्या नाम होता है उसका? सूत्रकणिका होता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो अल्टमैन ने की थी, और जो नामकरण है वो किसने दिया था? सी बेंडा ने। किसने दिया था? सी बेंडा ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशीय शोषण के लिए उत्तरदायी है? देखो कितना क्वेश्चन को घुमाया हुआ है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन उसको बहुत ही कंफ्यूज करके बनाया हुआ है। निम्नलिखित में से, इन चारों में से कौन सी कोशिका का अंग है वो कोशीय शोषण के लिए उत्तरदायी है? कोशिका के शोषण के लिए उत्तरदायी है, मतलब ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी कि जो अपने शरीर में हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट
और उसका जो ऑक्सीकरण होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और आपके क्या बन रही थी, ऊर्जा। ठीक है, अब ये देखो जो क्या बोलते हैं, ये शोषण हो रहा है ना, तो इस शोषण में जो आपके ये सारी की सारी जो ऊर्जा है वो कहाँ जाके स्टोर हो रही है, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो रही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपके सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशीय शोषण के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। अब मेरा टारगेट ये क्वेश्चन के बारे में नहीं था, इसके बारे में जो और डिटेल है वो बताने के था। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो सेल का जो नाम है वो सबसे पहले आप सभी को पता है किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। और रॉबर्ट हुक ने कब दिया था, ये आपके दिया था 1665 ईस्वी में। अच्छा, ये जो आपके सेल कोशिका थी ना, वो कोशिका थी मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। अगर मैं बात करूं कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो हो जाएगा आपके ल्यूवेनहॉक। किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। और ल्यूवेनहॉक ने कब की थी, 1674 ईस्वी में। कब की थी, 1674 ईस्वी में। अच्छा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि जो पेड़ पौधों में जो डिफरेंट टाइप्स के कलर प्रदान करता है, पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा की थी, डिफरेंट टाइप्स के जो कलर प्रदान करता है, लवक प्रदान करता है। अच्छा, पूरा क्वेश्चन ना पूछ के मैं इतना सा पूछ रहा हूं, जो पीला कलर, किसका पीला कलर, सूरजमुखी का, वो कौन प्रदान करता है। ठीक है, वो कौन प्रदान करता है, 3 लवक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो जो ये पीला कलर है वो आपके कौन सा हो जाएगा, वो आपके हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट में भी जो ये ज़ैंथोफिल होता है, कौन सा, ये ज़ैंथोफिल है, ये ज़ैंथोफिल आपके पीला कलर प्रदान करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं। क्या बोला है, प्रोटीन संश्लेषण का। यह क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है। क्या बोला है, प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म बोला है। माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर नहीं होगा। शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, लेकिन जो प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म है वो आपके हो जाएगा राइबोसोम। क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ, ये होता है आपके राइबोसोम। और जो राइबोसोम की जो खोज की थी, वो राइबोसोम की खोज की थी आपके पैलेट नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, और राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है आपके प्रोटीन निर्माण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का प्लेटफॉर्म बोल सकते हो, या फिर प्रोटीन की फैक्ट्री बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोल सकते हो। प्रोटीन का यहाँ पे निर्माण होता है राइबोसोम में। अच्छा, ये जो राइबोसोम है वो आपके कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपके 70S, दूसरा क्या होता है 80S। जो ये 70S होता है ये किस में होता है, तो ये आपके होता है जीवाणु में। कहाँ होता है, जीवाणु में होता है। अच्छा, 80S है, ये आपके 80S अगर बात करें तो पादप कोशिकाओं में होता है, और जो जंतु कोशिका में है वो 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और क्या पूछा है, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है, कोशिका का अंग सबसे छोटा कौन सा होता है। तो ये जो आपकी कोशिका होती है ना, इस कोशिका में ये जो केंद्रक होता है, ठीक है, इस केंद्रक को न्यूक्लियस बोला था, और ये आपके होता है सबसे बड़ा। कोशिका अंग में जो कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, या जिसे बोल सकते हैं अपन क्या, केंद्रक बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा, तो जो दूसरा सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा हो जाएगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जो बोला हुआ है, इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है आपसे कि कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है। तो जो कोशिका का सबसे छोटा अंग है वो हो जाएगा आपके राइबोसोम। कौन सा हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं
कि जो अपने आरएनए के बारे में बात की थी, आरएनए कितने प्रकार का होता है, तो आरएनए जो है वो आपके कितने प्रकार का हो जाएगा, 3 प्रकार का हो जाएगा, mRNA, rRNA और tRNA। ठीक है, mRNA, rRNA और थर्ड क्या हो जाएगा, tRNA हो जाएगा। अच्छा, इन तीनों के कार्य अलग अलग है, बहुत ही क्या बोल सकते हैं अपने को कि इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि mRNA का मुख्य कार्य क्या होता है या rRNA का मुख्य कार्य क्या है, या फिर इन तीनों RNA में से जो महत्वपूर्ण RNA है, मुख्य RNA है, वो कौन सा होता है। तो आइए समझिए, mRNA का जो मतलब है वो होता है कि मैसेंजर RNA। कौन सा RNA हो जाएगा ये, मैसेंजर RNA, मतलब मैसेज लेके आना। किसका मैसेज लेके आना, कि कोशिका के जिन जिन भागों के पास कितना प्रोटीन पड़ा है, कितना प्रोटीन बना हुआ पड़ा है, या उन कोशिका के पार्ट्स को कितने प्रोटीन की आवश्यकता है, उसका मैसेज लेके आने का कार्य कौन करता है, mRNA करता है। अच्छा, rRNA का कार्य क्या हो गया, इसका कार्य होता है कि प्रोटीन बनाना। क्या हो जाएगा इसका कार्य, प्रोटीन बनाना, और इसका जो पूरा नाम है rRNA का, तो वो हो जाएगा आपके राइबोसोम RNA। कौन सा हो जाएगा, राइबोसोम RNA हो जाएगा। अच्छा, tRNA का मुख्य कार्य क्या हो गया, देखो फर्स्ट का तो मैसेंजर, मैसेज लेके आएगा, सेकंड rRNA प्रोटीन बनाएगा, और जो थर्ड है वो कौन सा है, tRNA। tRNA क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। किसका ट्रांसफर करेगा, जितना भी प्रोटीन बनाया हुआ है उसका ट्रांसफर करेगा tRNA। और आप देख पा रहे होंगे कि इन तीनों में से जो मुख्य कार्य होता है वो rRNA का होता है, मतलब राइबोसोम RNA का, और कार्य क्या है इसका, प्रोटीन बनाना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। मतलब साफ तौर पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि जो ये आपके डीएनए भाई साहब हैं, कौन से, डीएनए भाई साहब, जिसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। एक तो ऑप्शन उसने दे दिया है कि भाई ये कोशिका के कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं, या केंद्रक बोल सकते हो, या न्यूक्लियस बोल सकते हो, वहां तो होते ही है। ये आपकी कोशिका, ये केंद्रक, ठीक है, यहाँ पे आपके डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। लेकिन अभी जो सवाल पूछा है उसने बोला है कि केंद्रक के अलावा कहाँ होता है। तो केंद्रक के अलावा देखो, मैंने ये यहाँ पे डायग्राम बनाया था आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया का, बनाया था ना, और ये माइट्रोकॉन्ड्रिया में ये यहाँ पे कोशिका में है, ये जो इसकी ऊर्जा बनी रहती है, भरी रहती है, पावर हाउस जिसे बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके क्या पाया जाता है, और इसके अंतर्गत डीएनए भी यहाँ पर भी पाया जाता है। तो डीएनए अगर पूछ ले कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो एक तो हो जाएगा आपके केंद्रक में, ठीक है, और दूसरा कहाँ पाया जाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, आरएनए कहाँ पाया जाता है, क्या चीज़ बोला है, आरएनए कहाँ पाया जाता है। तो आरएनए आपने एक तो देखा होगा कहाँ पाया जा रहा है, केंद्रक में, और केंद्रक का अन्य नाम क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, दूसरा और आरएनए किधर पाया जाता है, तो ये आपके जो साइटोप्लाज्म होता है, क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो कोशिका के अंदर जो द्रव भरा रहता है, क्या चीज़, कोशिका के अंदर जो ये यहाँ पे द्रव भरा रहता है, इस द्रव को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में भी आपके आरएनए पाया जाता है, ठीक है। आरएनए भी 2 जगह और डीएनए भी आपके 2 जगह पाया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए कहाँ कहाँ पे, तो एक तो हो गया था अपने केंद्रक में, और केंद्रक के अलावा इसका हो जाएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। बढ़ते हैं शानदार अगले क्वेश्चन की ओर। आरएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, अभी अपन ने सॉल्व किया था, आरएनए कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो आरएनए एक तो अपन ने देखा था केंद्रक में, कहाँ पर था, केंद्रक में, और दूसरा कहाँ था, कोशिका द्रव में, ठीक है, जिसे क्या बोला था अपन ने, साइटोप्लाज्म बोला था। देखो, लेकिन इसके ऑप्शन चारों के चारों नहीं, यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रखे हैं, आराम से देखो। आरएनए कहाँ पर पाया जाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है, आरएनए लाइसोसोम में भी नहीं पाया जाता है, केंद्रक में जी हाँ पाया जाता है। लेकिन अगला ऑप्शन भी तो देखो, साइटोप्लाज्म भी दे रखा है, तो साइटोप्लाज्म और केंद्रक दोनों में आपके आरएनए पाया जाता है। तो ई ऑप्शन जो दे रखा है C+D दोनों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C+D दोनों। ये आपके कोशिका से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपके सॉल्व करवाना चाह रहा हूँ।
अगर मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूं कि जो मनुष्य में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, कह रहे सर ये कौन सा सवाल पूछ लिया, सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये जो 46 गुणसूत्र है वो 46 गुणसूत्र कौन कौन देता है? देखो 23 जो गुणसूत्र होता है पिता से मिलते हैं, 23 गुणसूत्र कौन देता है? माता देती है। ठीक है, मेरा टारगेट ये नहीं था कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करवाना, ये तो सबको पता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो मच्छर में आपके 3 जोड़ी कितने होते हैं? 3 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अच्छा, मैं बात करूं मटर में कितने पाए जाते हैं, तो मटर में आपके हो जाएंगे कितने? 7 जोड़ी। अच्छा, मटर के बाद में जो अपने ग्रेगर जॉन मेंडल थे, कौन थे? आनुवांशिकी के जनक। उन्होंने किस पौधे का प्रयोग किया था सेकंड नंबर पे? तो गेहूं का प्रयोग किया था। और गेहूं में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने हो जाएंगे? 21 जोड़ी। अच्छा, एक और ये क्वेश्चन, चिंपांजी में कितने होते हैं पता है? कितने होते हैं? चिंपांजी में आपके हो जाएंगे 24 जोड़ी। कितने हो जाएंगे? 24 जोड़ी। अच्छा, मैं अगर पूछूं कि तंबाकू में कितने होते हैं, तो तंबाकू में आपके कितने हो जाएंगे? 18 जोड़ी। कितने हो जाएंगे? 18 जोड़ी। अच्छा, बिल्ली, किसमें? बिल्ली में कितने हो जाएंगे आपके? 19 जोड़ी हो जाएंगे। अच्छा, अपन इतने देर हो गए बात कर रहे हैं गुणसूत्र, है ना। गुणसूत्र का एक और नाम भी होता है, पता है आपको क्या होता है? गुणसूत्र का जो अन्य नाम होता है वो होता है आपके क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम नाम होता है ये आपके क्रोमोसोम। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम है कितने प्रकार के होते हैं? क्रोमोसोम आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। तो सबसे पहले बात करूं तो वो हो जाएगा ऑटोसोम, और सेकंड जो है वो हो जाएगा आपके एलोसोम। ठीक है, गुणसूत्र कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। क्या क्या डिफरेंस होता है? तो ये जो ऑटोसोम है, ये ऑटोसोम अपने मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। अच्छा, मैं बात कर सकता हूँ कि 46 को अपन कितने बोल सकते हैं? 23 जोड़ी। और 23 जोड़ी को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि 22 जोड़ी तो समान होते हैं, मतलब लड़का और लड़की दोनों में समान होते हैं। लेकिन अगर लड़का हुआ तो कौन से हो जाएंगे उसके साथ में? एक्स और वाई, 23वां ये हो जाएगा। और अगर लड़की हुई तो कौन सा गुणसूत्र होगा? एक्स होगा, जो भिन्न होता है। ठीक है। अच्छा, ये ऑटोसोम और एलोसोम का क्या मामला है? जो ऑटोसोम है ये आपके जो समान गुणसूत्र होते हैं, समान गुणसूत्र कौन से वाले? समान गुणसूत्र मतलब जो देखो लड़का और लड़की दोनों में बनते हैं। 22 यहाँ पर भी बने, लड़का होता है तब भी और लड़की होती है तब भी 22 गुणसूत्र तो समान होते हैं ना। वो जो समान गुणसूत्र बनाने का जो कार्य करता है वो करता है आपके ऑटोसोम। अच्छा, एलोसोम क्या करता है? तो एलोसोम क्या करता है कि ये जो एलोसोम है ये आपका जो लड़का या फिर लड़की, इसका जो निर्धारण है वो किसके द्वारा होता है? एलोसोम के द्वारा। और जो एलोसोम है अपन बोल सकते हैं किसका कार्य करता है? लिंग निर्धारण का कार्य करता है। लिंग निर्धारण का कार्य कौन करता है? एलोसोम करता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कि कोशिका का जो मैनेजर किसे कहा गया है? क्या सवाल है? कोशिका का मैनेजर किसे कहा गया है या कोशिका का ब्रेन किसे कहा गया है? बहुत बार ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला है और इतने तो उपनाम दे दिए कोशिका में, हर एक पार्ट के बहुत ही उपनाम दे दिए। अभी यहाँ पे जो पूछ रहा है कोशिका का जो मैनेजर या कोशिका का जो ब्रेन मतलब मस्तिष्क, जो कोशिका को पूरी को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। तो कोशिका को कंट्रोल कौन कर रहा है? या मैनेजर, आपको पता है कि जो बैंक में मैनेजर मतलब मैनेज करने का कार्य सारा का सारा कौन करता है? ये कोशिका के अंतर्गत जो केंद्रक होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस आपके कोशिका को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, इसलिए कोशिका का जो मैनेजर बोल सकते हैं या कोशिका का जो ब्रेन बोल सकते हैं वो क्या हो जाएगा? आपके केंद्रक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक अगर मैं बोलूं कि लाइसोसोम की बात आई थी, लाइसोसोम की खोज किसने की? तो लाइसोसोम की खोज आपके क्या हो जाएगा? डी डुवे ने की थी। क्या होते हैं लाइसोसोम? तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लाइसोसोम जो होते हैं वो ये कोशिका में साइड में जो एक छोटे छोटे लाइसोसोम बने हुए होते हैं और इन लाइसोसोम के अंदर में क्या होते हैं? पाचक एंजाइम होते हैं। और इन पाचक एंजाइम का कार्य क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। कोशिका के अंदर जो भी बैक्टीरिया है उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। कौन करता है? ये लाइसोसोम करता है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बहुत बार बार पूछा हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी
हमने अभी तक चर्चा नहीं की है वो है आपके रिक्तिका। क्या होता है? रिक्तिका। अच्छा, इस रिक्तिका की जो खोज है वो किसने की थी? तो जो रिक्तिका की खोज है वो आपके की थी ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? रिक्तिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। अच्छा, क्या होती है रिक्तिका? तो रिक्तिका आपके पादप कोशिका में भी पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। ठीक है। और पादप कोशिका में जो रिक्तिका है उसका आकार बड़ा होता है। क्या होता है? पादप कोशिका में रिक्तिका का आकार बड़ा होता है, जंतु कोशिका में एज कंपेयर पादप कोशिका के छोटा होता है। क्या होता है इस रिक्तिका के अंतर्गत? तो रिक्तिका के अंदर जो आपके शरीर में जो पानी है, जो ग्लूकोज है, ठीक है, और जो खनिज लवण है, थर्ड नंबर पर क्या है? जो खनिज लवण है वो सारा का सारा जो इकट्ठा होता है वो किसके पास में इकट्ठा होता है? रिक्तिका के पास में होता है। किसके पास में होता है? रिक्तिका के पास में होता है। अच्छा, मैं अगर बात करूं कि दो पादपों का जो खाना है, पादपों का जो खाना है वो किस फॉर्म में रहता है? तो पादपों का जो खाना है वो स्टार्च या फिर जिसे बोल सकते हैं मंड के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? स्टार्च या मंड के रूप में रहता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि मानवों का जो संग्रहित खाना है, किसका खाना? मानव का संग्रहित खाना किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। अच्छा, कीड़े मकोड़े का जो खाना है, कीड़े मकोड़े का खाना किस रूप में रहता है? तो कीड़े मकोड़े का जो खाना है वो काइटिन के रूप में रहता है। और काइटिन, कीड़े मकोड़े की जो ऊपरी परत होती है वहाँ पे उनका खाना, उसी को काइटिन बोला गया है और वहाँ पे उनका खाना रहता है। अच्छा, एक दो नाम बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। ये जो काइटिन आया है, इस काइटिन को देखो और इस केरोटीन को देखो, और एक वर्ड और है किरेटिन। तीनों ही वर्ड लगभग सेम, लेकिन तीनों ही अलग है। काइटिन क्या था? कीड़े मकोड़े का संग्रहित खाना। केरोटीन क्या होता है? केरोटीन होता है आपके जो गाजर का लाल रंग होता है, ठीक है, गाजर का जो लाल रंग देता है वो कौन देता है? केरोटीन देता है। अच्छा, ये किरेटिन क्या होता है? तो किरेटिन आपके जो बाल, नाखून, ठीक है, और सींग, और क्या बोल सकते हैं जो खुर होते हैं, उनमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा होता है? आपके किरेटिन प्रोटीन होता है। ठीक है। आई होप आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। और हमने इस कोशिका वाले चैप्टर में पार्ट 1 और पार्ट 2 में कोशिका के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और उनको कवर करने की कोशिश की, और उन क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे कैसे आपको घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं कंफ्यूज कर करके, उन सब को हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा आपके पास जल्दी से जल्दी उसका सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है। और मिलते हैं अगले चैप्टर और जल्दी से जल्दी, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।